Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma, and today we'll discuss about the refraction effect at sunrise and sunset. बट हमने रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है इससे पहले पढ़ा है। तो रिफ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा है कि जब लाइट की कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो एक्चुअल पाथ होता है उससे थोड़ा सा बैंड हो जाती है। ठीक है, जैसे मीडियम चेंज होगा तो लाइट का जो नेचुरल पाथ है उससे थोड़ा सा बैंड हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं, क्या क्या रूल्स को फॉलो करता है रिफ्रैक्शन, वो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तो उस टाइम रिफ्रैक्शन का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, और वो इफेक्ट कैसे दिखाई देता है कि जो सन होता है वो एक्चुअल सनराइज से पहले ही विजिबल हो जाता है हमें। ठीक है, और जैसे ही सनसेट होता है, सनसेट होने के बाद भी हमें सन दिखाई देता है। और ये सारा किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो कैसे रिफ्रैक्शन के कारण सन विजिबल टू अस होता है आफ्टर सनसेट एंड सनशाइन, वही आज हम स्टडी करेंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं सन विजिबल टू अस आफ्टर एक्चुअल सनसेट एंड before sunrise। ठीक है, सन विजिबल टू अस आफ्टर एक्चुअल सनसेट एंड बिफोर सनराइज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखते हैं बेटा। किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, सनसेट हो गया, उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें सन दिखाई देता है, और सन राइज होने से पहले, एक्चुअल सनराइज होने से पहले ही हमें सन दिखाई देने लगता है। और ये सारा किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो देखो बेटा कैसे रिफ्रैक्शन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मान लो अर्थ है हमारे पास, दिस इज अर्थ। ठीक है, और ये हॉरिजन है, दिस इज हॉरिजन लाइन। अब सन इससे नीचे होगा, हॉरिजन, दिस इज हॉरिजन। ठीक है, अब सन इससे नीचे होगा, इस हॉरिजन से नीचे होगा तो हमें सन दिखाई नहीं देगा। अब सन जैसे इससे ऊपर आएगा तो हमें दिखाई देगा, जैसे इससे नीचे जाएगा रात हो जाएगी, और जैसे इससे ऊपर आएगा डे हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो कि ये इसका एटमॉस्फेयर मान लिया हमने, ये अर्थ के चारों ओर इसका एटमॉस्फेयर। ठीक है, दिस इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जब सन यहां पे होता है, ये जब सन यहां पे है, सन, ये सन की पोजीशन है, मान लो दिस इज सन, एस। जब सन यहां पे होता है तो एक्चुअल में सन हमें यहां दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही लाइट यहां से निकल करके इसमें एंटर करेगी, ये यहां से एक लाइट की रे निकली, ये यहां से, और जैसे इसमें एंटर करेगी तो ये ऐसे मुड़ जाती है, यहां से ऐसे मुड़ जाती है, रिफ्रैक्शन होता है ये, और ये हमें यहां से आती हुई दिखाई देती है, दिस इज एस डैश। appears to come from S dash। ये किसके कारण होता है, दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो एज वी ऑल नो द डेंसिटी ऑफ एयर
जो एयर जो होती है उसकी डेंसिटी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, एयर की डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे इस तरह से ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये इस तरह से एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है, एयर डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, एयर की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। अब जब कोई रे ऑफ लाइट जब एंटर करेगी यहां पे, एक लेयर से दूसरी लेयर में आएगी, तो ये वाली जो लेयर है ये क्या होगी, ये कम डेंस होगी इसके बजाय, तो ये रेयर मीडियम का काम करेगी, डेंसर का। लेकिन जब इन दोनों की बात करें तो ये रेयर ये डेंसर, ये रेयर ये डेंसर, ये रेयर ये डेंसर, ये तो ऊपर वाली लेयर जो है, देखिए ऊपर वाली लेयर में क्या है, एयर की डेंसिटी कम है, नीचे वाली लेयर में क्या है, एयर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के लिए किसका काम करेगी, किसका काम करेगी, डेंसर मीडियम का। तो जैसे ही लाइट यहां से, ये तो स्पेस है, क्या है, स्पेस में ट्रेवल करके जैसे किसमें एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो रिफ्रैक्शन होता है। और हर एक अपर लेयर जो लोअर लेयर होती है उसके लिए किसका काम करता है, रेयर मीडियम का। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर टू डेंसर हमने पढ़ा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो किधर मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और जब हम यहां से देखते हैं, इस लाइट को, तो ये लाइट हमें कहां से आती है, सन की अपरेंट पोजीशन है, अपरेंट पोजीशन। एक्चुअल में सन कहां पे, एक्चुअल में सन यहां पे बिलो द होरिजन। ये इससे 2 मिनट बाद ऊपर आएगा, 2 मिनट्स। लेकिन हमें दिख कहां पे रहा है, सन हमें कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, बिकॉज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसके कारण, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, अब यहां से देखो ऐसा ही क्या होता है, सनसेट के टाइम पे होता है। सन जब यहां पहुंच जाता है, सन जब यहां पहुंच जाएगा सनसेट के टाइम पे, तो ये सन यहां पे पहुंच गया। अब यहां से हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, ये यहां पे पहुंच गया सन। यहां से लाइट ऐसे जाती है और ऐसे फिर यहां से मुड़ करके, और सन हमें कहां दिखाई देता है, ये सन हमें यहां दिखाई देगा, एस्टेस, ये एक्चुअल पोजीशन। सन एक्चुअल में सेट हो चुका, हमारे पास लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये सन हमें यहां पे दिखाई देता है। एक्चुअल तो यहाँ पे बिलो द हॉरिजन है, लेकिन अपरेंट पोजीशन क्या है, यहाँ पे। क्योंकि जैसे लाइट यहां से आएगी और यहाँ एंटर करेगी एटमोस्फेयर में, तो मुड़ जाएगी और मुड़ करके हमारे पास पहुंचती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा। तो सन की जो अपरेंट पोजीशन है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और कब तक दिखाई देगा, ये 2 मिनट तक। सन बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा तो लाइट यहां नहीं आ पाएगी और सनसेट हो जाएगा। तो 2 मिनट का लेट यहां पे होता है, और 2 मिनट का लेट कहां पे होता है, 2 मिनट का लेट यहां पे होता है। तो रिफ्रैक्शन के कारण एक डे की जो टोटल लेंथ है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, 4 मिनट। यानी कि जब सन बिलो द होरिजन होता है उससे 2 मिनट पहले हमें ऊपर दिखाई देने लगता है। एक्चुअल में तो सन यहाँ, ये इसकी क्या है, ये इसकी इमेज दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, इसकी इमेज। और जब एक्चुअल में सन सेट हो जाता है, बिलो द होरिजन चला जाता है, तब भी उसके बाद तक 2 मिनट तक उसकी पोजीशन हमें कहां दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है, सारा का सारा किसके कारण होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले तो ये डायग्राम बनाएंगे हम, उसके बाद हम लिखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे देखो बेटा, ऐसा क्यों होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो, द डेंसिटी ऑफ एयर, the density of air decreases as we move
above the surface of earth. As you move up, above the surface of earth. ठीक है. So each upper layer of atmosphere act as a rare medium for every lower layer of Earth's atmosphere. ठीक है. हर एक ऊपर की लेयर नीचे वाली लेयर के लिए किसका काम करेगी? रेयर मीडियम का. ऊपर वाली लेयर रेयर मीडियम, नीचे वाली लेयर डेंसर, फिर ऊपर वाली लेयर रेयर, नीचे वाली डेंसर. सो when light coming from the sun, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, coming from the sun when it is below the horizon at position S appears to come S dash due to atmospheric refraction. ठीक है. सेम phenomena take place at the time of sunset. ठीक है. यही फेनोमेना कब होता है बेटा? सनसेट के टाइम पे होता है. सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन length of a day increase by 4 minutes. कितने मिनट बढ़ जाती है एक दिन की लेंथ? 4 मिनट. सन हमें कब दिखाई देता है? जब वो होरिजन से ऊपर होगा. ठीक है. बट एक्चुअल में क्या होता है, जब सन होरिजन से जस्ट बिलो होता है तो उससे जो आने वाली रे वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है, हाइट के साथ क्या होती है, जब सरफेस से ऊपर मूव करेंगे तो हाइट के साथ क्या होती है, डिक्रीज. तो ऊपर की लेयर हर एक लोअर लेयर के किसका काम करती है? डेंसर रेयर मीडियम का काम करती है. ऊपर लेयर रेयर मीडियम, लोअर लेयर डेंसर मीडियम, ऊपर लेयर रेयर मीडियम, लोअर लेयर डेंसर मीडियम. तो लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है. तो ये किधर मुड़ जाएगी? हर बार स्लाइटली किधर मुड़ जाएगी? नॉर्मल की तरफ. और ये यहां से ना आकर के हमें कहां से आती हुई दिखाई देगी? एस डैश से. ठीक है.
तो ये किसके कारण होता है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार इसके अंदर से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देखिए बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और बहुत ही आसान है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TIR। क्या लिखते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करती है और उस मीडियम के इंटरफेस से टकरा करके वापस डेंसर मीडियम में आ जाती है एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पे देखो, हम यहाँ पे ये बनाते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। ये मान लिया हमने, ये हमारे पास एक इंटरफेस, ठीक है, XY। ठीक है, नीचे मान लो क्या है? वाटर है, ऊपर क्या है? एयर। यहां मान लो एयर है, यहां क्या है? वाटर है। ठीक है, ये यहां से ऐसे बनाकर दिखा भी सकते हैं, दिस इज वाटर। या कोई और दूसरा मीडियम मान लो, कोई भी मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, ये कोई मीडियम हमारे पास। ठीक है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये रेयर मीडियम। अब मान लो यहां पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा ही, ठीक है, O पे। यहां से एक रे निकली, सीधी ऐसे गई, सीधी चली जाएगी, ए पे टकराई, क्योंकि ये सरफेस पे कैसे गिर रही है? नॉर्मली गिर रही है। और जब भी कोई रे किसी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो बिल्कुल सीधी चली जाती है, विदाउट बेंडिंग, रिफ्रैक्शन नहीं होता। अब देखो दूसरी रे यहां से कुछ एंगल पे निकली है, यहां पे, ठीक है। अब देखो रे किधर जाएगी? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, तो डेंसर से रेयर किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमें पता है जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो ऑलवेज किधर मुड़ती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे किधर मुड़ेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रा करूं, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको I1 मान लिया, और ये किधर मुड़ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये सीधी जाती है ऐसे, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये ऐसे मुड़ गई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ठीक है, अब यहां से ये एंगल और ये एंगल, ये कितना I1, तो ये भी कितना, देखो I1। अब इस एंगल को थोड़ा और बढ़ाते हैं, जब इस एंगल को बढ़ाएंगे तो I1 की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो दूसरी एक रे निकली यहां से, ये यहां पे, और यहां पे गिरी, तो यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया, दिस इज एंगल I2। ठीक है, तो ये डेंसर पर और ज्यादा मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चलेगी, दिस इज R2। तो जैसे जैसे I1 बढ़ रहा है वैसे वैसे R2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे रे इसके ऊपर गिरेगी और बिल्कुल सीधी इसके अलोंग चली जाएगी। यहां से एक रे निकाली, यहां पे गिरी, दिस इज I3, और ये रे बिल्कुल इसके अलोंग चली गई, ऐसे बाउंड्री के अलोंग चली गई। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? दिस इज R3, और ये कितना? 90 डिग्री हो गया। भाई ये कितना एंगल हो गया? देखो ये रे इधर, और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। अब जब कोई रे इससे ज्यादा एंगल पे जाएगी, R3 से ज्यादा एंगल पे जाएगी, तो क्या होगा? वापिस टकरा करके इसी मीडियम में आ जाएगी। दिस इज, ये रे मान लो एक फोर्थ रे यहां से निकली ऐसे, और यहां पे टकराई,
और टकरा करके यहाँ पे वापिस इसमें आ गई। ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, ये रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। ठीक है, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। इस बाउंड्री से किससे किससे रिफ्लेक्ट हुई, इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई, इंटरफेस से, इंटरफेस। तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करती है और उसकी बाउंड्री से टकरा करके, उसके इंटरफेस से टकरा करके वापिस किसमें रिफ्लेक्ट होकर के आ जाए, डेंसर मीडियम में वापिस आ जाए, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पे लिखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, TIR। तो TIR एक ऐसा फेनोमेना होता है व्हेन ए रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड turns back to या reflect back to the denser medium after striking to the surface interface of denser and rarer medium. This phenomena is known as total internal reflection. तो यहां पे लिखते हैं when a ray of light goes from denser medium to rarer medium and reflected back to the denser medium after striking to the interface of rarer and denser medium। ठीक है, इंटरफेस से टकरा करके वापस आ जाए, दिस फेनोमेना is known as TIR। इस फेनोमेना हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, यही फेनोमेना क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक बार फिर से देखेंगे हम कि जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करती है, ठीक है, तो वो उस इंटरफेस की मीडिया की बाउंड्री से टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट होकर किस में आ जाती है, डेंसर मीडियम में। तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, टोटल TIR। ठीक है, और TIR के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, तो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि रे रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी मीडियम में आ जाए। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर TIR, कंडीशंस फॉर TIR, क्या क्या कंडीशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, क्योंकि तभी किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। रेयर से डेंसर में जाएगी तो TIR नहीं होगा। तो रे शुड, द रे ऑफ लाइट शुड go from denser medium to
डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। किधर जानी चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है, ठीक है। दूसरा होता है कि इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल एंगल। जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। वो एंगल डेंसर मीडियम का जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री, उसको बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो अगर इससे कम एंगल होगा तो TIR नहीं होगा। तो TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी हमारी शर्त क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम should be greater than critical angle। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। हम लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल को हम किससे दिखा सकते हैं? IC से। I शुड बी ग्रेटर देन IC। IC क्या है? क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। इसको हम IC से लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू I3 यहां पे। और ये एंगल जो होगा I4 जो होगा वो IC से क्या होगा? ज्यादा होगा। I4 इज ग्रेटर देन IC यहाँ पे, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये दो कंडीशंस हैं और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और दूसरा बता सकते हैं रे शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब उसके लिए हम क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल को और डिफाइन कर देते हैं। क्रिटिकल एंगल तो यहां पे हम लिख सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम for which angle of refraction in rare medium becomes 90 डिग्री। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय IC, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन देखो, थोड़ी छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। वो कैलकुलेशन देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। इस पे स्नेल्स लॉ लगाओ बेटा, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ कहाँ पे? इंटरफेस के ऊपर। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो अप्लाइंग
अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाओ तो यहां पे देखो, इस पे साइन आई सी, भाई ये देखो इस पे लगाते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। साइन आई सी, आई थ्री किसके बराबर, आई सी के बराबर, मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ये देखो वाटर, तो म्यू डब्ल्यू लिख लो इसको, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आर, या इसको 3 लिख लो पहले आई, और यहाँ पे R3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू एयर। अब I3 कितना है, I3 देखो किसके बराबर है, I3 क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो साइन IC इंटू म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन 90 इंटू म्यू ए। भाई I3 किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर, R3 कितना है 90, यहाँ पे हम लिख देंगे I3 इज इक्वल टू IC और R3 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इसको इसके नीचे ले आओ, साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन साइन IC इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे ले गए, इसको इसके नीचे ले आए, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन IC इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air, refractive index of water with respect to air। ठीक है, refractive index of water with respect to air। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, ये पूरा क्या है कांस्टेंट, यानी कि एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू के, यानी कि 1, यहां पे देखो बेटा, देखो बेटा पेन चेंज करते हैं एक बार, देखो बेटा यहाँ पे साइन आईसी क्या कांस्टेंट होता है, क्या है कांस्टेंट, यानी कि साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आईसी के, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईसी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और म्यू जो होता है, एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि 1 अपॉन साइन आईसी 1 बाई लैम्डा हम लिख सकते हैं, साइन आईसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लैम्डा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिस कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू कम होगी उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब रेड के लिए क्या होता है भाई, रेड के लिए रेड वेवलेंथ इज ग्रेटर देन वॉयलेट, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल आईसी फॉर रेड ग्रेटर देन आईसी फॉर वॉयलेट, ये कंडीशन होगी। रेड कलर जो है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी, और वॉयलेट कलर है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, तो ये बेटा आज का
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था टॉपिक, और ये कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।